नमस्कार दोस्तों, MCG Academy, दिस इज द पार्ट ऑफ अन अकेडमी। लेट्स वी स्टार्ट नाउ टुडेज क्लास। आप लोगों को जो 15th ऑफ क्वेश्चन साइंस के पढ़ाने वाला हूं, आप सभी को बताना चाहूँगा लेट्स क्रैक इट अन अकेडमी का जो स्पेशल वाक्य है, कहूँगा दिव्य वचन जिसको हम कहते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल जो आप लोगों का है MCG Academy, वहाँ पर आप लोगों को शेड्यूल्ड क्लासेस रेगुलर टेट के लिए एंड सभी सब्जेक्ट के लिए और टीचरों के माध्यम से पढ़ाई जाती हैं। साथ ही साथ अन अकेडमी प्रोफाइल जो आप लोगों के लिए है मेरी प्रमोद सिंह रावत, वहाँ फॉलो कर लेना। 15 तारीख से पहला मेरा प्लस कोर्स आने वाला है, फर्स्ट प्लस कोर्स जो आप लोगों के लिए आने वाला है। साथ ही साथ उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है लेकर के आने वाला हूँ, है ना। तो आप लोगों का और अन अकेडमी प्रोफाइल आप लोगों का कन्फर्म है, इस जो है फॉलो जरूर कर लेना। साथ ही साथ आप लोग यदि प्लस कोर्स परचेज करना चाहते हो तो MCG Academy 10 का ही रेफरल कोड यूज़ करोगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है। भाई पहले क्वेश्चन से डर ना जाओ, इसीलिए काफ़ी सरल लेकर के आया हूँ। तो बताइए भाई, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर है कि शुद्ध जल का पीएच मान जो रहता है आप लोगों का 7 रहता है। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 रहता है, ये आप लोगों का बिल्कुल ही क्लियर है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि यदि शुद्ध कोई भी चीज़ हो उसका यदि पीएच मान 7 से कम होता है तो आप लोगों का वह प्रकृति अम्लीय होती है कि क्षारीय, बताइए। तो ये बिल्कुल सही है कि यदि पीएच मान 7 से कम होता है तो एसिड होता है, और यदि पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है तो बेस होता है। फिर आप लोगों का 7 क्या होता है, आप लोग ये बताइए 7 क्या होता है। देखो 7 से कम हो गया तो आप लोगों का एसिड, 7 से ज़्यादा हो गया तो आप लोगों का क्या हो गया, जो है वेस हो गया। अब ये 7 क्या होता है, तो 7 की जो प्रकृति रहती है उदासीन रहती है। तो एक और क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कैसा रहता है, अम्लीय, या शुद्ध जल की प्रकृति कैसी रहती है। तो आप लोग कहोगे न्यूट्रल प्रकृति की रहती है। ठीक है, उदासीन जिसको हम यदि हिंदी वर्ड में आएगा, वैसे लैंग्वेज वाली आप लोग उसको न्यूट्रल कह करके बोल सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से किसे दार्शनिक ऊन कहा जाता है। तो दार्शनिक ऊन किसे कहा जाता है, आप लोगों को ये बताना है, बताइए। देखिए, तो निम्नलिखित में से दार्शनिक ऊन कहा जाता है, तो दार्शनिक ऊन कहा जाता है आप लोगों का जिंक ऑक्साइड को, और जिंक ऑक्साइड का आप लोगों का फॉर्मूला क्या रहता है, ZnO। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। अब मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा कुछ बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में नियोजित कंटेनर को कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में नियोजित कंटेनर को क्या कहा जाता है, बताइए भाई, क्या कहते हैं, वोल्टामीटर में। तो आप लोगों का जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया रहती है इसमें नियोजित कंटेनर को क्या कहते हैं, हम वोल्टामीटर कहते हैं। तो सी के साथ इसमें आप लोगों को जाना है। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें यदि आपको समझना है, जैसे अमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टामीटर क्या होता है, तो ये चीज़ें आप लोग आसानी से समझ सकते हो। किसी कोई परेशानी हो तो पूछिए। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोगों का नियोजित कंटेनर को क्या कहा जाता है। अच्छा, तो इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में आज आप लोगों का मेनली रूप से कह सकते हैं टॉपिक है ना। तो बताइए भाई क्या कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया में ऑक्सीकरण क्रिया होता है। तो देखो मैंने आप लोगों को एक यहाँ पर तो एनोड आंसर होगा। फिलहाल मैंने आपको ऑक्सीकरण अपचयन में कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन के लेन देन के ऊपर जो बात कही थी तो उसको भी ध्यान रखना था। हाइड्रोजन का लेना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का लेना क्या कहलाता है। देखो ऑक्सीजन को लेना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन को त्यागना अपचयन, हाइड्रोजन को लेना अपचयन और हाइड्रोजन को त्यागना ऑक्सीकरण। तो थोड़ा सा पहले तो यहीं पर अल्टरनेट सेट होना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। फिर आप लोगों का ऑक्सीकरण और अपचयन जो रहता है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर भी डिपेंडेंसी रहता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन को यदि ग्रहण करते हैं तो आप लोगों को क्या रहेगा, अपचयन, इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या कहता है, ऑक्सीकरण। कंफर्म राइट हो या नहीं, सॉरी लेट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें सभी लोग टाइम पर आने की। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, इलेक्ट्रोलिसिस में कमी की प्रक्रिया निम्न पर किसे होती है। तो आप लोगों को कमी की प्रक्रिया पूछ रहा था, अभी आप लोगों को ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में होता है। तो क्या होता है ये, फिर कमी किसके आधार पर रहती है। अभी एनोड था, फिर नॉर्मली बात है कि क्या आंसर होना चाहिए इसका। फिलहाल आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस की कमी प्रक्रिया जो डिपेंडेंसी रहता है वो आप लोगों का कैथोड पर डिपेंडेंसी रहता है। तो कैथोड इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अच्छा मैं आप लोगों को एक और छोटी सी बात पूछ, इसमें कैथोड आंसर हो गया। निम्न में से किसका उपयोग शुष्क सेल या बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बताइए भाई, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। फाइनली आप लोगों से पूछा जा रहा है शुष्क सेल जो आप लोगों का रहता है, ड्राई सेल जिसको हम कहते हैं ना। तो आप लोगों को ड्राई सेल में बताना है कि किसका प्रयोग किया जाता है। बताइए भाई किसका प्रयोग किया जाता है। देखो किसका उपयोग शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो आप लोगों का अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का कोई सूत्र बता सकता है, अमोनियम क्लोराइड का कोई सूत्र बता सकता है, बताइए भाई। देखो अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करोगे, जितना कोशिश करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो अमोनियम क्लोराइड की, वेरी गुड,
जो जयश्री जी बता रही थी जिंक क्लोराइड का बताया इन्होंने सही, और अमोनियम क्लोराइड का आप लोग सही बता रहे हो। ये श्यामा खान बिल्कुल गलत बता रही हैं, एल्यूमिनियम होता है Al, थोड़ा सा इतना जानकारी होना चाहिए। दिव्या पटेल गलत बता रही हैं, CaCl2 होता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो NH4Cl अमोनिया का NH3 होता है, अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन देखो सॉरी नहीं, आप लोगों को क्या है थोड़ा सा उसको फिर लिखने की कोशिश करो। श्यामा जी अभी आपने गलत लिख दिया, अब इसको सही लिखने की कोशिश करो, आपको पता चल गया ना, अब क्या है आप लोग भूलोगे नहीं, ओके। तो इसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, लोहे के कंटेनर या जहाज द्वारा जस्ती है, जस्ती का मतलब गैल्वेनाइज्ड बाय, मतलब उसके ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो लोहे के कंटेनर या जहाज द्वारा जो जस्ती मतलब उस पर किस चीज का गैल्वेनाइज्ड बाय, थोड़ा सा इंग्लिश में देखना था, उस पर क्या है जस्ती है, इस तरीके से आप समझ नहीं पा रहे थे, तो जिंक इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन जो आप लोगों का है, निम्नलिखित धातुओं में से किसमें जंग लगने की प्रक्रिया होती है जब ये धातुएं हवा में मुक्त रहती हैं। तो कौन सी धातुएं जो रहती हैं जिसमें जंग लगने की प्रक्रिया रहती है जब ये हवा में मुक्त रहती हैं, तो बताइए भाई कौन सी धातु जिसमें जंग लगती है। तो निम्नलिखित धातुओं में से किसमें जंग लगने की प्रक्रिया होती है, तो नॉर्मली बात है कि लोहे में सबसे ज्यादा जंग लगता है हालांकि, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने लायक नहीं था। लेकिन यदि इसमें हवा विमुक्त हो जाता तो गोल्ड भी आंसर हो सकता था, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि गोल्ड में आपने कभी वो लगती देखी नहीं होगी, इसीलिए इसके ये बातें क्या अपवादित होती हैं, अभी मैं आपसे नहीं बोलूंगा, परेशान ना हो। गैल्वेनिक सेल प्रक्रिया है, गैल्वेनिक सेल आप लोगों का एक होता है, तो वो प्रक्रिया कौन सी है, मतलब कौन सी ऊर्जा का किस ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, बताइए। गैल्वेनिक सेल प्रक्रिया होती है, तो गैल्वेनिक सेल जितने भी होते हैं, सेल मोस्ट ऑफ द जितने भी होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का ही काम करते हैं। तो सेल का एक ऑब्वियसली बात है, इसको किसी को भी गलत नहीं करना था, नॉर्मली आप लोग इसको राइट आंसर टिक कर सकते थे, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, जिसका भी गलत हो गया उसको मैं बोल रहा हूँ होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू अतुल जी एंड मनोज जी, आपने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, आपको व्हाट्सएप में ऐड कर दिया जाएगा, ओके ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, एक्सोथर्मिक प्रक्रिया में जो प्रक्रिया आप लोगों की रहती है, इस प्रक्रिया में होता क्या है, एक्सोथर्मिक में होता क्या है। इंग्लिश में लिख दिया, यदि मैं वैसे लिखता आप लोगों को ऊष्मा छिपी या ऊष्मा शोषी, तो आप लोग जो है आसानी से इसको बता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा, इसमें जो आप लोगों का ऊष्मा ताप विकसित होता है। अब आप लोग इसको लर्न कैसे करोगे, मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। देखो एक्सोथर्मिक लिखा हुआ है और एक होता है इंडोथर्मिक। अब इंडो में जो आप लोगों का जुड़ा हुआ है इंडो, इंडो को जोड़िए इंटर से, इंटर में मतलब ऊष्मा उसमें इंटर होती है, तो ये आप लोगों का इंडोथर्मिक हो गया। एक्सोथर्मिक देखो चीज़ों को हम क्या है रटने से अच्छा है, आप लोगों को मोहम्मद आकिब जी आएंगे जल्दी से, तो हमको क्या करना है थोड़ा सा अपने तरीके से पढ़ना है ना। तो आप लोगों को इंडोथर्मिक आप लोगों की होगी तो इंटर, इंटर मतलब उसमें ऊष्मा इंटर होती है, तो इंडोथर्मिक हो। एक्सोथर्मिक में उसमें ऊष्मा विक्षेपित होती है, तो ताप विकसित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, अब ये आ गया इंडोथर्मिक अभिक्रिया। तो इंडोथर्मिक में क्या होता है बताइए, अब ये तो बता हुआ, इसको बताइए क्या होता है। देखो एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक आप लोगों का होता है, तो अभी मैंने इससे पहले ही समझा दिया था कि ऊष्मा अवशोषित, एंडो दिया गया है तो एंडो को इंटर से जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों का एंडोथर्मिक ऊष्मा अवशोषित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का रासायनिक अभिक्रिया जो एक दिशा में, रासायनिक अभिक्रिया जो एक दिशा में बाएं से दाएं, मैं बताना चाहूंगा बाएं इधर होता है रासायनिक अभिक्रियाओं में, दाएं इधर होता है, तो बाएं से दाएं होती है वो आप लोगों की कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, आप लोगों को ये बताना है, बताइए। जैसा कि इसमें बोला गया था कि एक ही दिशा में, तो अपरिवर्तनीय है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा रोक दिया था। देखो आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश में भी देखने से पता चल जाएगा, रिवर्सिबल मतलब दोबारा लौट के आ सकती है, तो फिर आप लोगों को इस कंडीशन में परेशानी हो सकती थी, इसीलिए उसने स्पष्ट बोला गया कि एक ही दिशा में, तो फिर ये होगा अपरिवर्तनीय मतलब इरिवर्सिबल, मतलब वो लौट के नहीं आएगा, ठीक है। यदि प्रतिवर्ती होता तो लौट करके आ जाता। अच्छा, प्रतिवर्ती अभिक्रियाओं का कोई दूसरा नाम बता सकता है लोगों से। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ जिसके माध्यम से रासायनिक अभिक्रियाओं की दरें, उत्प्रेरक क्या होता है जिससे रासायनिक अभिक्रियाओं की दरों में क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा जाता है। तो उत्प्रेरक क्या काम करता है बताइए भाई, कैटलिस्ट क्या काम करता है। उत्प्रेरक कैटलिस्ट जो रहते हैं, कुछ धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं और कुछ ऋणात्मक उत्प्रेरक रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा इस कंडीशन में, इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा था थोड़ा सा देख करके देना। देखो उत्प्रेरक आपको पता है मोस्ट ऑफ द लोगों के दिमाग में यही सेट रहता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ाते हैं। उत्प्रेरक दोनों ही प्रकार के होते हैं, आप लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री में देखना, एनसीईआरटी में भी दिया गया है।
ये क्या है, घटा भी देते हैं बढ़ा भी देते हैं। इस कंडीशन में क्या है, बदल जाता है। तो उत्प्रेरक जो आप लोगों का है वो क्या कहोगे, आप लोगों का अभिक्रिया को बदल देता है। ठीक है, तो आप लोगों का इसमें सी जो है 100% राइट आंसर होगा। ओके, तो इसमें जो आप लोगों का बदल गया राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का क्या कहता है, उत्प्रेरक का आविष्कारक कौन है। भाई उत्प्रेरक का आविष्कार किसने किया था वो बताइए। तो उत्प्रेरक का आविष्कार बर्जीलियस ने किया था 1835 में। अभी हमारे एक स्टूडेंट के द्वारा इसका सपोर्ट भी किया गया था। किसने दिया था, ये संदीप जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया नियोजित उत्प्रेरक है। तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है, थोड़ा सा सोच समझ करके, इसका फिर से बोल रहा हूँ, आंसर सोच समझ करके दें। देखो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया जो नियोजित उत्प्रेरक है, तेलों के लिए जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है, प्रोसेस ऑफ द ऑयल्स इज कॉल्ड निकेल। ओके, NI आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये है, लीड चैम्बर प्रक्रिया प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो ये अब आप लोगों को तभी बता पाओगे जब आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा इन चीजों को, है ना। ये है गहन चीजें। लीड चैम्बर प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक जो आप लोगों का रहता है वो ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रयोग किए जाते हैं लीड चैम्बर प्रक्रिया में। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, संपर्क प्रक्रिया H2SO4 के उत्पादन में नियोजित उत्प्रेरक कौन सा है। तो संपर्क प्रक्रिया जो आप लोगों की रहती है H2SO4 के उत्पादन में नियोजित उत्प्रेरक कौन सा है, ये पूछा गया, बताइए। तो संपर्क अभिक्रिया H2SO4 के उत्पादन में नियोजित उत्प्रेरक जो आप लोगों का रहता है वो प्लेटिनम के टुकड़े का इस्तेमाल किया जाता है। तो संपर्क अभिक्रिया जब भी आप लोगों को ध्यान आएगा तो आप लोगों को प्लेटिनम के टुकड़े का इस्तेमाल जरूर करोगे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, हैवर की प्रक्रिया के माध्यम से अमोनिया के उत्पादन में नियोजित उत्प्रेरक कौन सा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीटली 12th क्लास बेस्ड है। ओके, तो बताइए भाई, हैवर की प्रक्रिया के माध्यम से अमोनिया उत्पादन में मोलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है। मोलिब्डेनम उत्प्रेरक है, ये आप लोगों को 10th क्लास में। ओके, इसका ध्यान जरूर रखना, 11th में, सॉरी। ऊर्जा और व्यावहारिक जैव ईंधन इथेनॉल के वैकल्पिक स्रोतों की प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है। तो आप लोगों को व्यावहारिक जैव ईंधन किससे प्राप्त किया जाता है, सीधा सीधा डायरेक्ट वन वर्ड में आप लोगों से पूछूं तो आप लोग बताइए। ऊर्जा में व्यवहारिक जैव ईंधन इथेनॉल के वैकल्पिक स्रोत, और इथेनॉल का वैकल्पिक स्रोत यहाँ पर आप लोगों का गन्ना रहता है। आप लोगों को भी पता होता है गन्ने में नशीलापन रहता है, जो जब उसका वो बनाया जाता है गुड़, तो गंदगी जो उतारी जाती है उसमें काफी अल्कोहल रहता है। ठीक है, अगला, जब लाल वाष्प कोक पर जल वाष्प डाला जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था शायद, तो उसको क्या कहते हैं, पानी गैस, कोयला गैस, निर्माता गैस, क्या कहते हैं, ये मैंने कल ही बताया था, कोई गलत नहीं करना इसको। देखो जब लाल वाष्प कोक पर जल वाष्प डाला जाता है तो आप लोगों की कौन सी गैस बनती है, आप लोगों की पानी गैस बनती है, वाटर गैस बनती है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है। आई थिंक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण का जब प्रयोग किया जाता है तो आप लोगों को निर्माता गैस या इसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। कल भी मैंने बताया था इसको। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो आप लोगों को बताना है द मेन कंपाउंड ऑफ नेचुरल गैस। बताइए भाई क्या होगा इसमें आपका। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो आप लोगों का है मीथेन, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला है एलपीजी का मुख्य घटक, ये लीजिए अगला क्वेश्चन ही आ गया ये। तो देखो एलपीजी का मुख्य घटक, तो यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको बताया था ब्यूटोन, क्योंकि यदि आप लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तो फिर आप लोग कैसे सीखोगे, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में ही तो बताया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम कैलोरी मूल्य है। तो बताइए भाई किसकी अधिकतम कैलोरी मूल्य है। देखो अधिकतम कैलोरी मूल्य जो रहता है हाइड्रोजन का रहता है, बिल्कुल अधिकतम कैलोरी मूल्य हाइड्रोजन का रहता है, इसको रट लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करता है। भाई देखो पर्यावरण प्रदूषण तो करता है लेकिन कम से कम करता है, बताइए कौन करता है। निम्न में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाता है। तो भाई आप लोगों का हाइड्रोजन ही फिर से आंसर होगा। और देखो इसकी मेन विशेषता यही है कि कम से कम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है और ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा देता है, तो यही तो इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है ना। विभिन्न प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा भिन्न होती है, जिसमें निम्न में से इसका सबसे प्रतिशत किसका अधिकतम होता है। ये 2-3 बार पूछ चुका हूं मैं। देखो इसमें जो आप लोगों का रहता है कि किसका प्रतिशत सबसे अधिक रहता है, तो इसमें एंथ्रेसाइड आप लोगों का राइट आंसर होगा, जिसमें जो कोयले की मात्रा रहती है कितनी रहती है,
निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? ये वही ऐसा क्वेश्चन है कि आपको परेशान करेगा 100%। बताइए किसको कहा जाता है भूरा कोयला? निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो इसमें आप लोगों का लिग्नाइट राइट आंसर है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप लोगों को कम कार्बन की मात्रा है तो लिग्नाइट को जरूर चुनना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किसी भी ईंधन प्रदर्शन के विरोधी दस्तक गुण कौन से होते हैं? बताइए भाई, किसी भी ईंधन प्रदर्शन के विरोधी दस्तक गुण कौन से होते हैं? बता दीजिए सर, कौन से होते हैं? ईंधन जो है प्रदर्शन के विरोधी दस्तक गुण जो रहते हैं आप लोगों के, वो किस में रहते हैं? ऑक्टेन नंबर में रहते हैं। तो सी के साथ आप लोगों को जाना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, मेंडलीव आवर्त सारणी को किस आधार पर वर्गीकृत किया था? और जो लोग बता सकें वो ये भी बता देना कि आधुनिक आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यक्त किया गया। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी किस आधार पर वर्गीकृत की गई है? तो आप लोगों का एटॉमिक मास पर जो है डिपेंडेंसी रहती है मेंडलीव की आवर्त सारणी, ओके। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव किसने रखा? अब मैं जानता हूं कि मैंने अभी अभी आंसर बताया, लेकिन देखता हूं कितने लोग गलत। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव किसने दिया था? तो मोसले ने दिया था। तो इसमें जो आप लोगों का है जो है डी जो है आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा, ओके। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? अभी अभी इसको आप लोगों ने आंसर दिया था, ये भी फ्री का नंबर है, उठा लीजिए भाई। इसमें जो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व में वर्गीकरण का आधार जो आप लोगों का है वो आप लोगों का क्या है? परमाणु संख्या, राइट आंसर है। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? देखो वैसे तो आप लोगों को पता है कि ओस्मियम होती है, लेकिन फिलहाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी है? देखो भारी धातु कौन सी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों की प्लेटिनम जो है राइट आंसर है, ओके। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? बताइए कौन सी है? सर होगा लिथियम जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा डी, ओके। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का क्या है? क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्न में से सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे हल्का तत्व कौन सा है बताइए। तो सबसे हल्का तत्व जो आप लोगों का कौन सा है वो है आप लोगों का हाइड्रोजन। ऑप्शन ए के साथ आप लोगों को जाना है। निम्न में से कौन सा तत्व सबसे मौलिक गुण है? तो तत्व का सबसे मौलिक गुण कौन सा है ये भाई बता देना, क्योंकि तत्व की पहचान फिलहाल उसी से होती है। कौन सा तत्व सबसे हल्का मौलिक गुण है? तो मौलिक गुण तत्व का सबसे जो मौलिक गुण जो आप लोगों का रहता है वो परमाणु संख्या रहता है, एटॉमिक नंबर। मैंने हिंट भी किया था कि मैं अपना नंबर अभी नहीं दूंगा, तो वहीं पर आप लोगों को पकड़ लेना चाहिए था वैसे। अगला क्वेश्चन, अयस्कों से चुंबकीय अशुद्धियों को हटाने के लिए नियोजित प्रक्रिया को कहा जाता है। तो भाई नियोजित प्रक्रिया को क्या कहा जाता है आपको ये बताना है, बताइए लोगों को। अयस्कों से चुंबकीय अशुद्धियों को हटाने नियोजित प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस नियोजित प्रक्रिया को हम चुंबकीय पृथक्करण प्रक्रिया कहते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, सल्फाइड अयस्कों की एकाग्रता प्रक्रिया क्या कहलाती है, या एकाग्रता प्रक्रिया क्या है बताइए। तो सल्फाइड अयस्कों की एकाग्रता प्रक्रिया जो रहती है फोर्थ फ्लोटेशन प्रक्रिया इसको हम कहते हैं, तो इसको रट लीजिए, काफी स्टूडेंटों का ये गलत हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, पारे का मुख्य अयस्क क्या है? भाई पारे का मुख्य अयस्क क्या है? व्हाट इज द मेन ओर ऑफ मर्क्यूरी? पारे का मुख्य अयस्क जो रहता है शनिवार, जिसको हम कहते हैं HGS, हमारे इन्होंने सूत्र बताया, फाइनली बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, तत्व रेडियम से निकाला गया, कौन सा तत्व जो है आप लोगों का रेडियम से निकाला गया है बताइए भाई। होना है वो आप लोगों का C 98% राइट आंसर है। फिर इसका फाइनली आंसर आप लोगों को जो है और चेक करने के बाद दूंगा, ओके। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, एल्यूमिनियम धातु मुख्य रूप से अपने अयस्क से निकाली जाती है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा, उसी से वो निकाली जाती है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा ये बताइए पहले, तो फाइनली वही आंसर होगा। एल्यूमिनियम धातु मुख्य रूप से अपने अयस्क से निकाली जाती है, वो अयस्क आप लोगों का है बॉक्साइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, गैलेना धातु का अयस्क कौन सा है? तो अयस्क वाला चैप्टर हो गया डायरेक्टली, तो बताइए गैलेना किस धातु का है? गैलेना धातु जो रहता है आप लोगों का लेड रहता है, PB जिसको हम कहते हैं, लेड इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा, ओके। अगला क्वेश्चन, हाँ सही बोल रहे हो आप लोग, मोनाजाइट अयस्क है। मोनाजाइट किस चीज का अयस्क होता है? देखो मोनाजाइट जो अयस्क आप लोगों का रहता है, मोनाजाइट आप लोगों का अयस्क रहता है थोरियम का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोगों को जाना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, वॉशिंग सोडा रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो उसको बताइए उसका रासायनिक सूत्र क्या है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो आप लोगों का है वो Na2CO3 10H2। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि धावन सोडा में जल के कितने अणुओं का उपयोग किया जाता है? तो आप लोगों का 10H2, ठीक है।
एक और क्वेश्चन जो जल के अणु पर बनता है वो जंग लगने वाले में बनता है कि जंग लगने वाला जो सूत्र होता है उसमें जल के कितने अणु का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आप लोगों का कितना होता है तो बता सकता है एक्स। हाँ एक्स लगाता है, वो एक्स कंडीशन पर डिपेंडेंसी होता है। इसी तरीके से रासायनिक सूत्र यदि खाने के सोडा का पूछता तो बाई कार्बोनेट लगा करके एच आ जाता है, बाई आती है हाई करके जाती है, मतलब एच लग जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा क्या आप लोग इस सी वाले समुद्र जल में निम्नलिखित लवणों में से किसका लवणता में अधिकतम योगदान होता है, तो बताइए भाई किसका सर्वाधिक योगदान होता है लवणता में। समुद्र जल में निम्नलिखित लवणों में से किसका लवणता अधिकतम योगदान होता है, तो सोडियम क्लोराइड का सबसे अधिक योगदान होता है लवणता में। फोटोग्राफी की फिक्सर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला नियोजित रासायनिक कौन सा है, बताइए भाई कौन सा रासायनिक है जो फोटोग्राफिक में पिक्चर में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है कि फोटोग्राफी में जो इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा वो सोडियम थायोसल्फेट आप लोगों का जो है राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, अत्यंत नरम खनिज बाथ साबुन पत्थर जिसको कहते हैं मुख्य रूप से क्या होता है, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। शायद ही इसको कोई राइट आंसर दे सके, क्या बोल रहा हूँ नहीं होंगे। अत्यंत नरम खनिज जो आप लोगों का इसमें राइट आंसर होने वाला है 16th वाले का मैग्नीशियम सिलिकेट जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी में हालांकि एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, हालांकि एल्यूमिनियम लोहे की तुलना में महंगा है, इसका रीजन क्या है। देखो अधिक मात्रा होते हुए बहुत कम कंडीशन होती है कि चीज़ें अधिक मात्रा में हो, उसके बावजूद भी उसकी कीमत अधिक हो, बहुत कम कंडीशन क्रिएट होती है, इसलिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ सका। तो इसमें देखो राइट आंसर जो होना था आप लोगों का डी राइट आंसर होना था। एल्यूमिनियम की निष्कर्षण प्रक्रिया जो रहती है लोहे की प्रक्रिया की तुलना में अधिक महंगी रहती है, इसी के कारण जो है डी आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। भारत में एल्यूमिनियम संयंत्रों की स्थापना के लिए बॉक्साइट के अलावा न्यूनतम आवश्यक पेरीमीटर निम्न है, तो भाई न्यूनतम आवश्यक पेरीमीटर कौन कौन से हैं आप लोग बता सकते हो, कौन कौन सी है। भारत में एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना के लिए बॉक्साइट के अलावा न्यूनतम आवश्यक पेरीमीटर, तो एल्यूमिनियम तो ठीक है लेकिन बिजली उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, तो आप लोगों का जो है राइट आंसर होगा ये वी। एल्यूमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बताइए भाई कौन सा कथन सही है, बता सकते हैं आई थिंक सो। वी के साथ ही आप लोगों को जाना होगा। ओके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति में उभयचर है, वो आप लोग बात एक बोल सकते हो लेकिन यहाँ पर फाइनली आपको ये टिक करना हो क्योंकि ये जेन्युइन कथन है, एक तरीके से कह सकते हैं। एल्यूमिनियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, आप इसको सर्च भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दोनों ऑप्शन सही है, ये मैं रिगार्डिंग दे सकता हूँ, हाँ ये रिगार्डिंग दे सकता हूँ, दोनों ऑप्शन सही हैं फाइनली। ओके, हाँ वो बात एक देखो सभी लोगों को सेटिस्फेक्शन देना जरूरी है, नॉट ओनली फाइनली ए, ये आप गलत कर रहे हो। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पेरिस के प्लास्टर का रासायनिक सूत्र क्या है, या इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत ही ज़्यादा लोग इसको सही कर देंगे, फिर बताइए कौन कर पाए। इसी के साथ जो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का राइट आंसर था। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। इसी के साथ मैं पसंद जो है चाहूँगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ओके।